नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। भारत की बात में आज हम बात करेंगे। राहुल गांधी अमेरिका गए हैं और टेक्सास में उन्होंने क्या कुछ कह दिया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। राहुल गांधी 3 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। अमेरिका के टेक्सास में राहुल गांधी के निशाने पर एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी रहे, तो वहीं उन्होंने भारत में बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि भारत, अमेरिका और पश्चिम के अन्य देश बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं, जबकि चीन ऐसा नहीं कर रहा है। राहुल के इतना कहते ही देश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने चीन के कथित तरफदारी करने पर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी चीन के लिए आवाज उठाने के लिए बहुत उत्सुक हैं और उन्हें भारत का अपमान करने की आदत है। राहुल गांधी ने अमेरिका के टेक्सास से भारत में बेरोजगारी की समस्या पर बात की। वो 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर हैं। अपनी बातचीत में उन्होंने कहा कि इस ब्रह्मांड में कई ऐसे देश हैं जहां बेरोजगारी नहीं है। उन्होंने बेरोजगारी के पीछे की वजह पर भी बात की। चीन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि चीन ने उत्पादन के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत को भी उत्पादन के बारे में सोचना होगा। उन्होंने आगे कहा कि हमने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचना बंद कर दिया है। इसकी वजह से कई तरह की सामाजिक समस्याएं पैदा हो गई हैं। राहुल ने इस दौरे को लेकर बीजेपी कांग्रेस और राहुल गांधी पर लगातार हमलावर है। आपको बता दें कि बीजेपी का कहना है कि ये राहुल गांधी की आदत सी बन गई है। ये बता दें कि क्या कुछ हुआ है वहां पर और उसके बाद क्या कुछ भारत में भी चल रहा है। आइए सुनते हैं अमेरिका में राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारत में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बिहार के मंत्री मंगल पांडे क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। Personally, for me, a 30-minute walk on the treadmill, you can see 4,000 kilometers. And connecting with people in a very different way. How has that changed your perception about people, and how has it helped you connect with people differently? See, the first question to ask is why were we walking 4,000 kilometers? Right? You know, it's what created the need for us to do this? And the reason is that all avenues of communication in India were shut. Every single avenue. No matter what we did, it was all shut. We spoke in Parliament, that's not televised. We go to the media, they don't pick up what we say. We even go with documents to the legal system, nothing happens. So, all our avenues were shut. And for a long time, we literally couldn't understand how to communicate. And then suddenly we hit upon the idea कि भाई अगर मीडिया आपको लोगों के पास नहीं ले जा रहा, इंस्टीट्यूशनल सिस्टम आपको लोगों के पास नहीं ले जा रहा, तो फिर डायरेक्टली चले जाओ. And then what better way to go directly than to literally go walking across the country? And so that's what we did. And I must tell you, I had in the beginning itself, I had a little bit of a knee problem. So 3-4 days into it, I was like, "Ye kya kar diya?" I was like, you know, because you get up in the morning, I go running, and so you get up in the morning and you say, "Okay, I'm going to go run 10 kilometers," and they're like, "Okay," and then you get up in the morning and you say, "I'm going to walk 4,000." It's a completely different paradigm, you know. So there were moments of that. Okay, this is quite a big thing. अमेरिका में बोल रहा है कि भारत में जो है अनएम्प्लॉयड की काफी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है शायद कुछ लोगों को पढ़ने लिखने की आदत कम है। वो अपने समय के आंकड़े देख लें और एनडीए के समय के आंकड़े देखें, बड़ा अंतर है। हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बहुत कम किया है, रिकॉर्ड स्तर पर कम है, और लगातार रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। करोड़ों लोगों को रोजगार हमने दिया है, स्वरोजगार के अवसर दिए हैं और आगे भी देंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी बाहर जाकर केवल भारत को बदनाम ना करें। जो दुनिया का विश्वास भारत में बना है, सैकड़ों नहीं
हजारों लाखों करोड़ रुपए का निवेश भारत में आ रहा है। आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बनी है। दुनिया की उम्मीद भारत है। ब्राइट स्पॉट अगर दुनिया भर में कोई है तो भारत है। उन्होंने ये भी बोला कि भाई अगर उनको अपने देश में ही सारी बुराइयां दिखती हैं और दूसरे देशों में उन्हें लगता है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है और विदेश में जाकर जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है, ये कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। ये आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष में हमेशा से रहे, पर विदेशी मंच पर जाकर अपने राजनीतिक मतभेदों को अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर अपने ही देश की बुराई करना ये कहीं से उचित नहीं है। इस तरीके से विदेश में जाकर आपको कोई भी एतराज है, आप भारत में रहिए, आपको एलओपी भी है, आप सरकार के समक्ष अपने सुझाव भी रख सकते हैं, अपनी चिंताएं भी रख सकते हैं। जो बातें करते हैं, खास करके तो भारत की बात कर लें, रोजगार की बात करें, तो विदेश में जाकर इन बातों की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी का कभी भी इस देश के प्रति प्रेम नहीं रहा है। देश के प्रति जिसका प्रेम होगा वो विदेशों में जाके कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा जिससे भारत के संदर्भ में कोई भी विदेश के मीडिया में 1% भी निगेटिव समाचार चले। लेकिन राजीव गांधी के सुपुत्र राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी के सुपुत्र राहुल गांधी जी को यदि हम लोग राजनीतिक रूप से देखें तो जब जब विदेश जाते हैं ऐसी ही टिप्पणी करते हैं जिससे विदेशी मीडिया को भारत के संदर्भ में निगेटिव चर्चा करने का अवसर मिले। राहुल गांधी जो युवराज हैं और तीसरी बार भी कांग्रेस को राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत की जनता ने नकार दी, 99 पे आके अटका दिया। और ये दुनिया में जाकर के जो भारत आज मेक इन इंडिया के रूप में, जो भारत इनके कार्यकाल में डिफेंस इंपोर्ट होता था वो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो भारत जो देश में 19 लाख करोड़ का इंपोर्ट था वो आज 80 लाख करोड़ पे पहुंच गया। वो भारत की तारीफ करने के बजाय बाहर में जाकर के, इंडिया के बाहर, भारत के बाहर जाकर भारत को गाली देना, ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना, दुश्मन देश की तारीफ करना, ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं और चाइना की ही बात ब्रांडिंग करने के लिए ये बाहर में जाके चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हैं। इन पर तो ऐसे लोगों को, अगर कानून भारत में नहीं होता, अगर मोदी जी संविधान की रक्षा नहीं करते तो ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए, जो भारत की निंदा भारत के बाहर जाके करे, भारत को बदनाम करे और दुश्मन देशों की तारीफ। देखिए, हालांकि आज राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं और अमेरिका के टेक्सास में जो बयान राहुल के द्वारा दिया गया भारत को लेकर और उन्होंने जिस तरह से तारीफ की चाइना की, तो उसको लेकर भारत में बीजेपी लगातार हमलावर है कांग्रेस और राहुल गांधी पर। लेकिन याद कीजिए 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में राहुल गांधी यूके के मशहूर शिक्षण संस्थान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में व्याख्यान दिए थे। 2023 की बात कर रहे हैं, उसमें भी राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं और वह खतरे में है। वहीं बीजेपी ने इस यात्रा को देशद्रोह तक करार दिया था। हमारे साथ सीधे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनिरुद्ध जी जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, इस बार राहुल गांधी एक बार फिर अमेरिका यात्रा में है। 2023 की भी हमने चर्चा की है, उस समय भी कई बातें उन्होंने की थी, लोकतंत्र खतरे में है। और देखिए,
इस यात्रा में जिस तरह से उन्होंने चाइना की तारीफ की है, भारत में बेरोजगारी है और कई बातें उन्होंने की है, क्या कुछ आप कहेंगे? अगर राहुल गांधी जब भी जाते हैं विदेश में तो फिर भारत में बीजेपी हमलावर होती है, ये एक तरह से कहा जाए चर्चा का दौर शुरू हो जाता है। जी 2023 में राहुल गांधी गए थे, उस समय वो नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, लेकिन इस बार वो नेता प्रतिपक्ष हैं। हालांकि उनकी कोई आधिकारिक तौर पे वो अमेरिका नहीं गए हैं। अनिल 2023 में राहुल गांधी गए थे तो उस समय वो नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, लेकिन इस बार वो नेता प्रतिपक्ष हैं। हालांकि उनकी कोई आधिकारिक तौर पे वो अमेरिका नहीं गए हैं, पर्सनल गए हैं। तो आज उन्होंने जो कुछ भी कहा तो दो तीन बातों को समझने की ज़रूरत है। पहला, उन्होंने भारत पे कटाक्ष किया है कि मेड इन चाइना जो है वो भारत के मार्केट में सबसे ज़्यादा है। और निश्चित तौर पे अनिल, इसमें कोई झुटलाने वाली बात नहीं है। निश्चित तौर पे भारत में आज मेड इन चाइना, चाहे वो बल्ब में जाएं, चाहे इलेक्ट्रिक में जाएं, चाहे वो फर्नीचर में जाएं, जिस चीज़ जो मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ें होती है उसमें मेड इन चाइना जो है वो अपना कब्जा जमा रखा है। निश्चित तौर पर इस पर भारत को सोचना होगा। दूसरा चीज़ उन्होंने कहा कि नफरत की बाजार में मोहब्बत बांटने आए हैं, ये उन्होंने विदेश में जाकर कहा। हालांकि कुछ दिन पहले उन्होंने देश में भी कहा था, उन्होंने संसद में भी ये बातें कही थी, लेकिन दो तीन चीज़ जो बात आज उन्होंने कहा है, हालांकि उस पर सोचने की ज़रूरत है, लेकिन ये भी समझने की ज़रूरत है कि राहुल गांधी अब बोलना सीख गए हैं। लेकिन दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि पुरानी जो परंपरा है हमारी, यानी पुराने अगर राजनेता की बात करें, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जब 1977 में संयुक्त राष्ट्र में जाकर हिंदी में जब उन्होंने भाषण दिया था, बड़ा दमदार भाषण था और उन्होंने भारत की कहीं भी बुराई नहीं की और कहा भारत मेरा है, हमारी अगर आपसी लड़ाई है तो भारत में है और भारत के अंदर की बात है, लेकिन विदेश के मंच पर कोई लड़ाई नहीं है। उसी तरह से जब ये विपक्ष का नेता थे और इंदिरा गांधी का शासन था तो इन्हें भेजा गया विदेश एज ए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो उन्होंने भी वहाँ इंदिरा गांधी को एक आयरन लेडी से लेकर एक सशक्त महिला प्रधानमंत्री से लेकर बहुत कुछ उन्होंने कहा और काफ़ी तारीफ की कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जबकि ये विपक्ष के नेता हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो उस समय भी एक जब वहाँ के पत्रकारों ने पूछा वाजपेयी जी से कि भाई आप तो विपक्ष के नेता हैं और आप इस तरह की बात कर रहे हैं, आपको तो भारत के बारे में या भारत की सरकार जहाँ कमी है उसमें उनकी बात आपको करनी चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि ये कमी हमारे देश के अंदर की बात है, ये हमारे आपसी लड़ाई है। लेकिन अगर हम विश्व के मंच पर आएंगे तो भारत मेरा है, भारत के चाहे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हों, चाहे जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो हमारे सम्मानीय हैं और करोड़ों लोगों ने चुनकर उन्हें भारत का प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो ये बातें थी। तो निश्चित तौर पर राजनीति में चेंज तो हुआ है, पुरानी राजनीति की बात करें, आज की राजनीति बात करें तो बदलता रहा है, लेकिन एक चीज़ नहीं बदला है, भारत की अपनी जो परंपरा है, भारत का अपना जो धर्म है, भारत की जो विविधता है, भारत की जो भाषाएं हैं, इस पर भी आज राहुल गांधी ने कहा है। आरएसएस पे कटाक्ष करते हुए कहा है उन्होंने कि भारत माने आरएसएस की एक विचारधारा है, जबकि भारत के लोग कई विचारधाराओं पे चलते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। इसको कहने की ज़रूरत अगर उन्हें पड़ी तो हो सकता है वो कहे। और यूनिवर्सिटी जो जहाँ वो गए थे अमेरिका में, वो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के जो लड़के छात्र हैं उनको या छात्राएं हैं उनको संबोधित करते हुए उन्होंने जिस अंदाज में कहा था कि आरएसएस एक विचारधारा है, हमारे भारत में कई विचारधारा के लोग हैं। तो निश्चित तौर पे ये बताने की ज़रूरत नहीं है अनिल कि हमारे यहाँ अनेक विविधता है। आज भी अगर छोटे छोटे कंट्री की बात करें तो लगभग 40-45 कंट्री की जितनी भौगोलिक स्थिति है या जितना पॉपुलेशन है उतना सिर्फ मेरे भारत में है। और भारत की भाषाएं अलग है, हर क्षेत्र का जो है वहाँ की परंपराएं अलग है, धर्म अलग है। तो कई अलग होने के बावजूद भी, विविधता रहने के बावजूद भी हम यह देश, एकता आज भी इस देश में है और आज भी अगर देश की बात आती है तो सारे लोग खड़े होते हैं। तो राहुल गांधी ने कुछ चीज़ें जो है 2023 और 24 में आप देखेंगे तो लगेगा कि एज ए नेता प्रतिपक्ष, या जो पहले से कहा जाता था कि पप्पू, पहले यही पप्पू जिसको कहा जाता था, लोगों ने नाम दिया था, उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर चोर हैं। पिछली बार उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की काफ़ी शिकायतें की थी, लेकिन इस बार कुछ बचते बचते उन्होंने कहा है हर बात। हालांकि उन्होंने मीडिया पर भी कटाक्ष किया कि हम भारत जोड़ो जो यात्रा है वो हमने क्यों शुरू किया। तो उन्होंने बताया है कि संचार का माध्यम भारत में नहीं था, यानी हम संसद में बोलते थे तो मीडिया उसको तवज्जो नहीं देती थी। हम अगर कोई बात अगर रखना चाहते थे तो उसमें मीडिया कोई तवज्जो नहीं देती थी। हमने मीडिया और संचार साधन पे हमने अपनी बात कहने का हर संभव कोशिश किया, लेकिन उन लोगों ने
का ध्यान शायद नहीं गया, इसलिए हम भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए। लेकिन एक चीज़ है अनिल की भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने कटाक्ष किया है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा हमें याद है कि लगभग दिन का पर डे का, और सभी मीडिया हाउसेज ने उनको उठाया कि आज राहुल गांधी कहाँ से शुरू कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो ये राजनीति की बात हो सकती है, लेकिन ये आरोप लगाना ये राहुल गांधी के लिए कहीं से भी सही नहीं है कि आपको जो मीडिया है वो बाइकआउट कर दिया, या मीडिया आपकी खबरों को नहीं दिखा रहा है, या तवज्जो नहीं दे रहा। आपने जो कहा उसे रखा, तो इसमें कोई, और अगर ये कहना भी है तो अपने देश में कहना अच्छी बातें हैं। विदेश के पटल पे जहां वाजपेयी जी ने कभी जाकर अपनी बात रखा है, जिसकी चर्चाएं होती है, जहां विपक्ष में रहने के बावजूद वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी के शासनकाल की बेजोड़ तरीके से उसकी व्याख्या की थी, वो आज भी भारत के इतिहास में अगर देखा जाता है, राजनीतिक इतिहास में अगर देखेंगे तो वो भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो राहुल गांधी को ये समझना चाहिए, हालांकि राजनीति बदली है, लोकतंत्र का परिभाषा भी शायद बदल चुका है कि लोकतंत्र की जो खूबसूरती थी वो शायद अब बदली है, क्योंकि एक समय था कि जब हम लोग पुरानी चीज़ को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जब विपक्ष के नेता के तौर पे जब वाजपेयी जी सदन में बोलते थे और जब हंगामा होता था तो इंदिरा गांधी अपने सत्ता पक्ष के लोगों को कहते थे कि विपक्ष का नेता बोल रहा है, पहले उसकी बात सुनो, और सुनना ही जो है वो बहुत बड़ा अनुशासन है, और यही लोकतंत्र के मंदिर में सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए थी। तो कहने का मतलब है वो चीज़ आज भूलते जा रहे हैं। बोलने का सबसे बड़ा हमारे पास लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकतंत्र की अगर बात करेंगे तो उसके लिए वो जगह बनी हुई है। राज्य में विधानसभा है, तो विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए। अगर मेड इन चाइना आज भारत में है और भारत पर कब्जा जमा रखी है तो इस पर बैठ के विचार करने की जरूरत है, इस पर सरकार से बात करने की जरूरत है, न कि विदेशों में जाकर वहाँ के स्टूडेंट को, वहाँ के छात्र छात्राओं को समझाना है। लेकिन अनिल एक चीज़ और बता देते हैं, वहाँ जो भारतीय मूल के लोग हैं उन्होंने आज राहुल गांधी से पूछा कि आप जो जिस तरीके की बात कर रहे हैं, हम तो समझे थे कि आप भारत के दूत हैं और भारत की चीज़ को बताएंगे। निश्चित तौर पे आपने बहुत कुछ बताया है, लेकिन कुछ वो भी बात हम जानना चाहते हैं कि आज का देश शासन कैसा चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि संविधान जब हम लेकर चले लोकसभा के चुनाव में तो लोगों समझ गए कि संविधान पर खतरा है। अनिल, ये भारत के लोग जानते हैं कि संविधान जो है वो एक हमारा देश का पवित्र ग्रंथ है और उस पर खतरा नहीं हो सकता है। उस संविधान के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई है और कितने लोग तैनात हैं उसकी रक्षा के लिए, और उसके सामने सब कुछ समर्पित होता है। तो ये जो है ना, हमारे भारत की परंपरा रही है कि कभी भी किसी भी तरीके से अगर देश की बात होती है, या हमारी विचारधारा कहा जाए, देश की बात होती है तो हम सब एक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी भाषा के लोग हों, कश्मीर के हों, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग हों, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि देश सुरक्षित रहनी चाहिए। और हमेशा अगर इस पर भी वाजपेयी जी की बात करें तो उन्होंने एक बार सदन में बोला था, सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए और देश सुरक्षित हाथों में रहना चाहिए। देश की सुरक्षा की बात सर्वप्रथम है। लेकिन यही वाजपेयी जी ने एक बार और 97 में कहा था कि अगर दल बदल करके सरकार बनाने की जरूरत पड़े तो हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे। कभी सुनेंगे, हम लोग सुनते हैं इस चीज़ों को, लोग भी सुनते हैं देश के, और कितना प्रेम से उस चीज़ों को सुनते हैं। कैसे नेता हमारे यहाँ हुआ करते थे। अगर इंदिरा गांधी की ही बात करें तो इंदिरा गांधी की भी कई ऐसे हैं, आज बांग्लादेश बना हुआ है, ज़्यादा खटपट हुई, एक देश बना दिया। तो वो हमारे देश के नेता हैं और उस चीज़ की कमी है, आज निश्चित तौर पे कमी है। हम अपनी बात अपने साथ अपने देश में रखें, अपनी सरकार से बात करें। और वो जो आपको हमने कहा था कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अब परिपक्व हो गए हैं। मैंने कुल मिलाकर यही शब्द अगर कहा जाए, समझा जाए कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी से ज़्यादा सोच रखते हैं राहुल गांधी। निश्चित तौर पर रखना चाहिए, क्योंकि वो ज़माना अलग था और आज का ज़माना अलग है। उस ज़माने को भी हम लोगों ने देखा है, इस ज़माने को भी हम लोगों ने देखा। ये सौभाग्य हम लोगों का है, शायद आगे वाले जनरेशन को नहीं मिले। तो कहने का मतलब ये है कि राजीव गांधी की जहाँ तक सोच थी, राजीव गांधी अगर कंप्यूटर भारत में आया और कंप्यूटर बेहतर तरीके से आज काम कर रहा है, सब कुछ कंप्यूटर पे आश्रित है, तो इसे सोचा किसी ने तो वो राजीव गांधी ही था। और देश नहीं, कभी नहीं कह सकता है कि राजीव गांधी की इसमें भूमिका नहीं थी। उनकी अहम भूमिका थी। और उस समय जब हम लोग छोटे थे तो याद था कि एक आंदोलन हो रहा है। किस लिए आंदोलन है कि अब एक ऐसा सिस्टम आएगा, एक ऐसा कंप्यूटर आएगा, उसका नाम होगा कंप्यूटर,
वो जो है बैठे बैठे कुछ भी बता देगा, जो पूछना है आप पूछिए बता देगा। तो हम लोग बड़ा आश्चर्यचकित होते थे कि वो कंप्यूटर का नाम कैसा होगा, वो क्या होगा, कैसे सवाल करेंगे, कैसे ये होगा। बदलते ज़माने में आज कंप्यूटर क्या है वो हम लोग के सामने है। और उस समय हुआ था कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी, मजदूर बेरोजगार होते जाएंगे क्योंकि सब सिस्टम जो है वो कंप्यूटर ले लेगा। अनिरुद्ध जी, तो उस समय भी एक बड़ा आंदोलन हुआ। अनिरुद्ध जी देखिए, तो कहने का मतलब दर्शकों को ये भी बता दें कि टेक्सास है कहाँ। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक दक्षिणी मध्य राज्य है टेक्सास। यह अलास्का को छोड़कर अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। टेक्सास की कई सीमाएं हैं। टेक्सास की राजधानी की बात करें तो ये ऑस्टिन है और 1836 से 1845 के बीच ये अपना खुद का देश था जिसे टेक्सास गणराज्य कहा जाता है और कहा जाता था। अब देखिए, राहुल गांधी वहीं पर गए हैं। अनिरुद्ध जी, जब ये राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं या लंदन जाते हैं, कहीं भी विदेश दौरे पे जाते हैं, तो लोगों को ये लगा रहता है कि ये भारत की बात वहाँ करेंगे, भारत की बातों को वहाँ पर मजबूती से करेंगे, भारत की विकास की बातों को वहाँ मजबूती से रखेंगे किसी भी इंटरव्यू में। लेकिन ये ठीक उल्टा होता है। अब तो लोग यही सोचने लगे हैं कि राहुल गांधी जब भी अगर विदेश जाएंगे तो भारत की जो है अवहेलना करेंगे, भारत को नीचा दिखाएंगे, बल्कि विदेशी जैसे चाइना हुआ उसकी बात वो ज़्यादा करेंगे, या फिर विदेशों की वो ज़्यादा चर्चा करेंगे, उसके विकास की ज़्यादा चर्चा करेंगे। अच्छा, ये बताइए अनिरुद्ध जी, अब जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी के गठबंधन के लोगों, ये तो समझिए कि एक विषय हो जाता है और इस पर खूब चर्चा होने लगती है भारत में। जल्दी से ये बताइएगा जी। सबसे पहले एक लाइन के बाद आपके सवाल का जवाब देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय राजनीति में बहुत कुछ बोलने से ज्यादा समझने और चुप रहने की जरूरत है। ये उन्होंने ही आज कहा है। अनिल, सबसे पहले एक लाइन के बाद आपके सवाल का जवाब देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय राजनीति में बहुत कुछ बोलने से ज़्यादा समझने और चुप रहने की ज़रूरत है। ये उन्होंने ही आज कहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत उन्हें ही है। अगर कहा जाए कि आप ही कहते हैं कि भारत की राजनीति ऐसी है जहां बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, चुप रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो ये राहुल गांधी को खुद अपनाना होगा। निश्चित तौर पे राहुल गांधी ने जो भी कुछ कहा है वो समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, और ये उन्हें ही सोचने और समझने की ज़रूरत है कि क्या भारत की बात आप विदेश की धरती पर जाकर जो कहते हैं उस जगह पे कहते हैं जहाँ के लोग ये समझते हैं कि भारत आज सशक्त हो गया। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कहें, वहाँ के प्रेसिडेंट भारत के प्राइम मिनिस्टर को कहा जाए कि जब भी वो जाते हैं तो जिस तरह से उनका स्वागत किया जाता है वो लोगों ने देखा है। भारत की इज्जत विश्व में बढ़ा है, तो भारत की इज्जत को बढ़ाने की जो चीज़ है इस पर राहुल गांधी को ध्यान देना चाहिए। राजनीति हर जगह नहीं होता है, और राजनीति जो है वो देश में होता है। आज लोगों ने आपको बनाया ना नेता प्रतिपक्ष। 10 वर्ष तक नेता प्रतिपक्ष नहीं थे आप, लेकिन लोगों ने आपको कहा कि नहीं, आप नेता प्रतिपक्ष लायक हैं और अब बने। हो सकता है कल आप प्राइम मिनिस्टर लायक हो जाएंगे। ये देश आपको प्राइम मिनिस्टर ही बनाएगा। कई कद्दावर लोग इस देश में आते हैं जाते हैं, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन देश तो फिर वही लोकतंत्र है, वही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और हमारे देश गर्व से हम लोग कह सकते हैं कि मेरे देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है और विश्व में सबसे ज़्यादा मजबूत कहा जा सकता है। तो राहुल गांधी को ये चीज़ समझना चाहिए कि लोग जो है ना आपकी बात को सुनते हैं। आप नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, आपकी बातों को ध्यान देते हैं, और भारत के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, कहा जाए कि यहाँ विश्लेषकों की भी संख्या माने अनगिनत कहा जा सकता है। अगर कहा जाए कि माने जो पढ़े लिखे लोग हैं और यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं वो भी एक विश्लेषक के रूप में काम करते हैं। तो आपकी हर भाषा, हर बात और हर शब्दों को लोग पढ़ते हैं, उसको देखते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि जहां विवेकानंद जाके किसी समय हिंदी बोले थे, संयुक्त राष्ट्र में वाजपेयी जी पहली बार हिंदी में भाषण दिए थे, उस जगह पे जाके कम से कम भारत की जो इज्जत है, प्रतिष्ठा है, उसको मजबूत कीजिए। और आपको अगर कोई कमी भारत में दिखता है तो आप नेता प्रतिपक्ष हैं, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अपनी आवाज़ उठाइए और उस मंदिर की आवाज़ सुनी जाती है। ये वही देश है जहाँ जेपी आंदोलन ने भारत के प्रधानमंत्री को उखाड़ फेंका था। ये वही देश है जहां लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों को प्राइम मिनिस्टर का कुर्सी दिया। ये वही भारत है जहां प्रेसिडेंट जैसे कुर्सी हम लोगों ने अब्दुल कलाम को दिया, जिनकी कैरियर की शुरुआत कैसे हुई थी वो सब लोग जानते हैं। तो यहाँ विविधता होने के बावजूद भी संघर्ष करने वाले लोगों को कभी हार नहीं होती है और उससे जगह मिलती तमाम बातचीत के लिए अनिरुद्ध जी आपका शुक्रिया। तो हम लगातार बात कर रहे हैं, राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं और उन्होंने चीन की तारीफ की और कई बातें उन्होंने की है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी अगर विदेश जाते हैं तो भारत की बात करने के दौरान वो बात करने लगते हैं, चाइना की बात करते हैं, अन्य विदेशों की बात करते हैं। अगर वो भारत की बात करते, भारत की विकास की बात करते, तो यहाँ के लोग, भारत के लोग निश्चित तौर पे गौरवान्वित महसूस करते। लेकिन राहुल गांधी अमेरिकी दौरे में, टेक्सास के दौरे में गए हैं और वहाँ पर उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं और इसको लेकर अब सीधे बीजेपी हमलावर है, राहुल गांधी पर हमलावर है और कांग्रेस पर सीधे सीधे हमलावर है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। पेट के जरिए ही खुलता है दिमाग का रास्ता। व्यंजनों के बिना जीवन से क्या है वास्ता। अब कहूं मैं पनीर मसाला हो या हो दाल तड़का, अब लाइव इंडिया पर बिखरेगा स्वादों का जायका। ए बिहार तू बतावा ना का हाल बा पाटलिपुत्रा के, ना तो हम खुद खोज कर निकालब तहार हाल। काहे कि आ गइल बा पाटलिपुत्रा में अब लाइव इंडिया हर पल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी पटना के चौक थाना क्षेत्र के नई सड़क स्थित सिटी फूड रेस्टोरेंट के समीप बीजेपी नेता की हत्या हो गई। आपको बता दें कि ये बीजेपी नेता श्याम सुंदर शर्मा और मुन्ना बाबा, जिन पर अपराधियों ने गोलियां चलाई, ये घटना सोमवार सुबह 4:30 बजे की है। सुबह की बात है, जब वो घर से निकले किसी काम को लेकर। सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ लग गई और इसकी सूचना स्थानीय थाना को दी गई। वहीं मौके पर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें पटना के RMCH अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरे परिवार में कोहराम है। पुलिस अपराधियों तक पहुंचने के लिए आसपास के CCTV खंगाल रही है, कैमरे। बिहार की नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी की हत्या पर बड़ा हमला बोला है। CCTV फुटेज को भी अपने X पोस्ट पर और फेसबुक पर शेयर करते हुए नीतीश सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि ये देखिए अब क्या कुछ हो रहा है, यहाँ पर नेता भी सुरक्षित नहीं है, जंगल राज सी आ गई है। आपको हम कुछ बाइट सुनाते हैं। तेजस्वी यादव क्या कुछ कर रहे हैं और नितिन जी क्या कुछ कर रहे हैं। देखिए, हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई है और निश्चित रूप से शासन प्रशासन को कड़ाई से उसको निपटने के लिए कहा गया है। जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पटना में इस प्रकार का माहौल न बने। देखिए, विपक्ष को तो नैतिक अधिकार नहीं है न, विपक्ष के ही साथी जो लोगों के समय में इस तरह का अपराध के उद्योग चले थे और अपराधी को आज लगाम लगाने का काम भाजपा जदयू ने किया है और अभी भी करेंगे हम। कल से तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं। मैं तो पूछता हूँ तेजस्वी यादव से किस चीज़ का आभार और किसको आभार। पटना बिहार में सड़कें बनी, इसके लिए आभार तो नीतीश कुमार को और भाजपा को देना चाहिए। बिहार के अस्पतालों में जानवर के जगह मरीज पहुंचने लगे, इसके लिए आभार तो भाजपा और जदयू की सरकार को देना चाहिए। बिहार में आपके समय में अपहरण उद्योग चलता था, हमारे समय में उद्यमी योजना के तहत लोग रोजगार और अपना खुद की उद्योग खड़ा कर रहे हैं स्टार्टअप के माध्यम से। तो आपको किसको आभार देना है? अगर भाजपा जदयू की सरकार को देना तो दीजिए, लेकिन आज के डेट में आपने क्या किया है जिसके लिए आप आभार मांगने जा रहे हैं? यात्रा किस प्रकार की? आपके समय में केवल भ्रष्टाचार हुआ। जब मंत्री बने तो एक भाई के वन विभाग की मिट्टी उठाकर दूसरे भाई के मॉल में मिट्टी लगाने लगा, यही ना उनका परिचय है। जॉब फॉर जमीन घोटाला उनका परिचय है, चारा घोटाला। सर, बिहार में लगातार आपराधिक घटना घट रहे हैं और ऐसे में आज बीजेपी के नेता की हत्या कर दी गई। लगातार जो है बिहार में अपराध बढ़ रहा है और माननीय नीतीश कुमार जी से लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं रह गया। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार इधर उधर करते हैं और अगर आप देखें तो ना ही वो कोई जनप्रतिनिधि से मिलते हैं, ना ही जनता से बात करते हैं और पूरी तरीके से जो है अधिकारियों के बीच में रहते हैं और उनको कोई खबर नहीं रहती। तो बड़ा दुखद है लगातार जिस हिसाब से बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है
और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेकार होती जा रही है। लोग घर में घुस के गोली मार रहे हैं, ये स्थिति बनी हुई है। आप देखिएगा कि पहले जो हम लोगों के साथ थे, इनको उस समय अपराधी कहते थे। जब बाहर आए तो मुख्यमंत्री सीएम आवास, मुख्यमंत्री से मिलने गए। उनके साथ कितने लोग गए थे जो लोग पुलिस के हत्यारे लोग थे, जो सीएम हाउस घुसे हुए थे। तो ये तो स्थिति बनी हुई है पूरी तरीके से। बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं जहां मर्डर, लूट, हत्या, रेप, किडनैपिंग, डकैती, ये एक ऐसा दिन नहीं है जहां बैंक की लूट नहीं हो रही है। सरकार खामोश है, मुख्यमंत्री इधर उधर करते हैं, अपने मस्त रहते फिर पस्त हो जाते हैं। तो कम से कम राजधानी पटना के चौक थाना क्षेत्र की यह घटना है जहां बीजेपी नेता को अपराधियों ने गोली मार दी। उसके बाद सियासी पारा चढ़ गया है। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार हमलावर है नीतीश सरकार पर। वो हमलावर है विपक्ष कि अपराधियों की जो बढ़ता ग्राफ है, अपराध का बढ़ता ग्राफ है, लगातार वो बढ़ा। तेजस्वी यादव ने खुद लगातार ये कह रहे हैं कि वैसा कोई दिन नहीं है जहां अपराध न हो बिहार में। ये कैसा शासन चल रहा है। हमारे साथ पटना से संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं। संजय, राजधानी पटना के चौक थाना क्षेत्र में अपराधियों ने बीजेपी नेता को गोली मारी। नेता भी सुरक्षित नहीं है, आम आदमी परेशान है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, और विपक्ष के द्वारा लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि जंगल राज की बात विपक्ष की ओर से किया जा रहा है। वहीं हालांकि सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि अपराध पर हमने कंट्रोल किया है, लेकिन विपक्ष हमलावर तो है ही। जी बिहार में अपराधियों का बोलबाला हो चुका है। बिल्कुल, देखिए अनिल, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। बिहार में अपराधियों का बोलबाला हो चुका है। नीतीश कुमार का जो इकबाल है वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। एक वक्त में मुख्यमंत्री जब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने पहले ही क्राइम कंट्रोल को लेकर जो है बड़ी बैठक की थी और अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा था। लेकिन अब अपराधियों को नहीं, बल्कि जो शराब माफिया है, शराबी हैं, उनके पीछे पुलिस को लगाया गया है। इसलिए अपराधी जो कहीं ना कहीं खुलेआम हत्या कर रहे हैं, लूट, हत्या, अपहरण, चोरी, डकैती खुलेआम हो रहे हैं, बलात्कार खुलेआम हो रहे हैं, ये विपक्ष के नेताओं का सीधा आरोप है। और लगातार बिहार में 6 महीने में कम से कम 175 हत्याएं हो चुकी हैं। अभी तक का जो आंकड़ा है हमारे पास, 175 हत्याएं अभी तक हो चुके हैं बिहार में। चाहे वो रुपेश हत्याकांड से लेकर आप देख ले, कई ऐसे हत्याएं जो हुई है बिहार में, बड़े बड़े राजनेताओं की हत्या हुई है। अभी पटना सिटी में ये पहली घटना नहीं है, बल्कि इसके पहले भी 1 महीने के अंदर 2 भाजपा के नेताओं को टारगेट किया गया है और 2 भाजपा के नेताओं की हत्या हुई है। एक अजय शाह और दूसरा जो है आज श्याम सुंदर उर्फ मुन्ना की हत्या की गई, और वो भी कहीं ना कहीं चेन की छिनतई को लेकर हुई। पहले जो अपराधी थे वो वहां पर बैठे हुए श्याम सुंदर थे, मॉर्निंग वॉक के लिए वो हमेशा जाया करते थे और अपना एक ग्रुप चलाते थे मॉर्निंग वॉक का, जिसमें जो लोग उनके जो उनके उम्र के जो साथी थे, उनके जो सहयोगी थे, वो लोग मैसेज के जरिए सुबह के वक्त उन्हें बुलाते थे और उसके बाद वो मॉर्निंग वॉक के लिए टहलने जाते थे। लेकिन जब वो अपने परिवार के कुछ परिवार के सदस्यों को छोड़ने के लिए ऑटो पे चढ़ाने के बाद ही, जब वो बाहर घर के बाहर ही बैठे थे सड़क पर ही, तभी जो है 3 बाइक सवार अपराधी वहां पर आए। उनसे पहले मोबाइल झपट्टा मारकर छीनने की कोशिश की, उसके बाद उनके चैन को छीनने की कोशिश की। जब वो नहीं दिए तब अपराधी ने पीछे से उनके सर में गोली दाग दी, जिसके बाद उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई और उसके बाद चाकू से वार किया गया। और उसके बाद उनके आसपास के जो लोग थे, जो सहयोगी थे, वहां पे गांव समाज के लोग थे, उन्हें किसी तरीके से पटना के पास में ही जो अस्पताल है NMCH, वहीं पर उनका इलाज करने के लिए लेके गए, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह पहली वारदात नहीं है और उसके पहले भी जो है अजय शाह की हत्या हुई थी, जो दूध व्यवसायी थे और उनका दुकान था, और जब वो दुकान के बाहर बैठे
लगे थे तभी तबातोड़ उन पर गोलियां दागी गई। लेकिन अभी भी अपराधी जो है सलाखों के पीछे नहीं, बल्कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है, क्योंकि सरकार ने पुलिस को शराब माफिया और शराबियों को पकड़ने के लिए लगा दिया है। तो जाहिर सी बात है कि हत्या तो होंगे ही, कहा जाए कि होंगे, पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं कि कैसे अपराध कंट्रोल करें, हाई लेवल मीटिंग होती है और उसके बावजूद इस तरह की घटना हो जाती है। इसके लिए क्या कुछ पुलिस अधिकारियों के साथ फिर बैठक सीएम करेंगे या फिर बीजेपी इसको लेकर सड़क पर उतरेगी, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा मामला है। बीजेपी नेता पर इस तरह हमला और उसके बाद मौत हो जाती है। जी बिल्कुल, ये बड़ा मामला कह सकते हैं, लेकिन अनिल पहली हत्या नहीं है। आम लोग हो या बिल्कुल ये बड़ा मामला कह सकते हैं, लेकिन अनिल पहली हत्या नहीं है। आम लोग हो या खास लोग हो, हत्याएं तो हर दिन हो रही है, लेकिन जब कुछ बड़े नेताओं की हत्या होती है तो जाहिर सी बात है सरकार के कान खड़े होते हैं, अधिकारियों के कान खड़े होते हैं और उसके बाद ही पुलिस हरकत में आती है और छापेमारी शुरू होती है। तीसरी आंख की मदद ली जाती है। पूरे पटना में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, तीसरी आंख की मदद ली जाती है, तीसरे आंख से देखी जाती है। फिर भी अपराधी कहीं ना कहीं हत्या करके, लूट करके या डकैती करके या छिनतई जैसी घटना को अंजाम देकर आराम से निकलते हैं। आप सुबह के वक्त जबकि पेट्रोलिंग पर आए दिन सवाल उठते हैं कि अब तो डायल 112 की पुलिस हो चुकी है, पुलिस की गतिविधियां बढ़ाई जा रही है, पुलिस संख्या बल बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस पे सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या पुलिस का डर और खौफ अपराधियों के अंदर से खत्म हो चुका है? क्या नीतीश कुमार का जो लॉ एंड ऑर्डर के लेकर सुशासन बाबू कहे जाते थे, उनका इकबाल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? संजय देखिए इसमें बीजेपी नेता की हत्या हुई है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि अपराध पर अंकुश लगा रहे हैं, अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। उधर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। तेजस्वी यादव ने खुद एक्स हैंडल पर यह लिखा है कि ये देखिए बिहार में क्या कुछ हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि इसको लेकर अगर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बात करें तो उन्होंने कहा है कि इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कानून बनाना होगा और अपराधियों के पकड़ने के लिए अलग से एक रणनीति बनानी होगी। उसको लेकर वो चिंता जाहिर करते हुए नजर आए हैं। तो क्या इसमें सीएम नीतीश कुमार या पुलिस के आला अधिकारी इसमें बैठक करके इस मुद्दे को गंभीरता से लेंगे? क्योंकि ये तो फिर वही बात हो गई, बीजेपी नेता की हत्या हुई, विपक्ष हम एक पाले में सत्ता पक्ष पर हमला है और सत्ता पक्ष विपक्ष पे हमला है। तो इसका ऐसा स्ट्रॉन्ग कुछ निकालना चाहिए, कुछ रास्ता निकालना चाहिए अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को। इस तरह से अगर घटनाएं होती हैं तो उसके लिए क्या कुछ किया जाए अपराधियों को त्वरित कार्रवाई करने के लिए? जी जी बिल्कुल देखिए, राजनेता इस पर राजनीति कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पहले से ही कई ऐसे कानून बनाए गए हैं, लेकिन उसका पालन सही तरीके से हो। अगर किसी नेता का फोन आ जाए तो पुलिस भी क्या करे? पुलिस को भी अपराधियों को उन्हें छोड़ना पड़ता है। अभी रुपेश हत्याकांड का मामला ही देख ले कि अभी कोर्ट ने सभी अपराधियों को बरी कर दिया। क्या उनके लिए जो सबूत इकट्ठे किए गए थे पुलिस के तरफ से, वो सबूत सही नहीं थे? क्या उन अपराधियों तक पुलिस पहुंचने में नाकाम थी जो अपराधी रुपेश की हत्या की थे? अभी अनंत सिंह के मामले में ही देख ले, जो पूर्व विधायक है, आज तो नीतीश कुमार मिलने भी गए थे, छोटे सरकार उन्हें कहा जाता है, और उसके बावजूद जब उनके घर से AK-47 मिलता है, लिपि सिंह वहां पर SP रहती हैं, उस वक्त उनके घर पर छापेमारी होता है और उस वक्त AK-47 मिलता है। क्या वो मामले में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया? पूरे मामले को सबूत नहीं मिल पाए? क्या पुलिस ने जो सबूत इकट्ठे किए थे वो सबूत सारे झूठे थे? ये आखिर अपराधी है कौन? आखिर अपराध कैसे कर रहे हैं? क्या अपराध जेल के सलाखों के पीछे से हो रहा है? जेल के अंदर बैठे अपराधी इसकी सरगना रच रहे हैं? अपराधी के जो अपराध करने के लिए रच रहे हैं? क्या इसके पीछे सरकार को जागना होगा?
सरकार को सोचने होंगे आखिर हथियार कैसे मिल रहे हैं, अपराधी तक हथियार कैसे पहुंच रहे हैं। मुंगेर में हथियार सप्लाई होता है, हथियार बनने का काम होता है, वहां से सरगना हो रही है। मुंगेर में सबसे बड़ा फैक्ट्री वहां पर हुआ करता था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को जागना होगा और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कड़ी स्टेप लानी होगी कानून के तहत, और पुलिस को खुलेआम छूट देनी होगी और कहना होगा कि ऐसे अपराधियों को सलाखे के पीछे नहीं बल्कि एनकाउंटर में मारना होगा। इस तरह के अपराधी ऐसे नहीं मानेंगे, क्योंकि आए दिन किसी भी आम नागरिक हो या नेता हो, उनकी हत्या 20 सड़क पर हो जाती है। आखिर राह चलते लोग सुरक्षित नहीं हैं, बिहार की राजधानी में सुरक्षित नहीं है, तो आखिर कहां सुरक्षित होंगे? जहां पर मुख्यमंत्री का आवास हो, जहां राज्यपाल का आवास हो, जहां पुलिस के डीजीपी, जहां पुलिस के मुखिया बैठते हैं सरदार पटेल भवन में, उनके इर्द गिर्द इस तरह की घटनाएं घटती है, तो ये सोच लीजिए कि बिहार की राजधानी कितना सुरक्षित है। अब पटना जब सुरक्षित नहीं है तो बाकी शहरों की तो बात ही अलग है, बाकी जिला की तो अलग ही बात है। आए दिन हत्याएं, लूट चोरी डकैती खुलेआम हो रहे हैं, लेकिन पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी है। क्या उनके राजनेताओं का दबाव है? क्या पुलिस खुलेआम उस तरह के अपराधियों को सलाखों के पीछने में नाकाम है? ये सवाल आखिर कौन पूछेगा? विपक्ष नहीं पूछेगा सरकार से। सदन में भी कई बार, विधानसभा में भी इस मामले को लेकर विपक्ष ने उठाया है। अब सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने के लिए तेजस्वी यादव लगातार रणनीति बना रहे हैं। हमेशा एक पोस्ट पे हमला करते हैं। आपका शुक्रिया, एयरपोर्ट पर भी है, लेकिन देखिए समय का अभाव है। तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो अब देखिए बिहार में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है वो चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है और चिंताजनक तो है ही। इसमें चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हों चाहे विपक्ष के नेता हों, सभी ने चिंता जाहिर की है। एक बीजेपी नेता की हत्या हो गई है राजधानी पटना के चौक थाना क्षेत्र में, और चोरी डकैती और कई ऐसे घटनाएं हैं सो तो हो ही रहे हैं। और यहाँ तक कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है, सीधे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीधे ये तक कह दिया है कि ये सुस्त, जो बोलते हैं सुस्त सीएम है, सीएम नीतीश कुमार को सुस्त तक कह दिया है। और जितने और भी जो नेतागण हैं एनडीए के, उन्हें कहें वो लोग सब मस्त रहते हैं। लेकिन ये सवाल ये है कि अब ये समय आ गया है कि अपराध पर अंकुश लगाने की, और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यूपी का जो सिस्टम है, जो अपराधी वहाँ पर कांपते हैं, जो अपराधी थर थर कांपते हैं, अपराध करने से पहले सोचते हैं, ऐसा वो सिस्टम आ जाए बिहार में भी, तब कुछ लगेगा कि बिहार में अपराध पर अंकुश लगा है। नहीं तो इसी तरह अपराधी अपराध करके चले जा रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप नेतागण लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सिर्फ ये नहीं कि सदन में सिर्फ विरोध करना हो किसी भी बात को लेकर, एक सहमति बननी चाहिए कि अपराध पर अंकुश कैसे लगे और बिहार कैसे खुशहाल हो। हालांकि जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, बिहार के लोग बहुत चिंतित हैं, दहशत में हैं। बीजेपी के नेता की हत्या हुई, नेता भी सुरक्षित नहीं है, आम लोग क्या सुरक्षित होंगे, इस बात को लेकर सोच रहे हैं। और ये भी कल्पना कर रहे हैं बिहार के लोग कि यूपी के तर्ज पर यहाँ भी अपराध पर अंकुश लगाया जाए, उसके बाद अपराधियों में जो खौफ है वो सामने दिखाया जाए, सामने आए, और उसके बाद बिहार में शांति हो और लोग खुशहाल हो। नमस्कार।